सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अब चैप्टर 5 में हमारे पास मजीद जो अगला टॉपिक है वो सिल्वर नाइट्रेट का है आज और कॉपर सल्फेट का। इन दो टॉपिक्स पे आज हम बात करते हैं। तो क्या हमने पढ़ना क्या है इनके बारे में। सिल्वर नाइट्रेट एक कंपाउंड है जिसकी हमें प्रिपरेशन, फिर उसके रिएक्शंस और उसके कुछ यूजेस वगैरह वो देख लेते हैं कि क्या होते हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट इसका नाम, फॉर्मूला इसका AgNO3, ठीक है। सबसे पहले तो कुछ इस कंपाउंड के बारे में बुनियादी बातें कर लेते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट इज अ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सिल्वर नाइट्रेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और सिल्वर नाइट्रेट इनऑर्गेनिक होता है और इसकी जो ओरिजिनेशन है यानी ये हासिल कहाँ से होता है, तो ये मिनरल रिसोर्सेज से हासिल होता है। याद रहे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो लिविंग बॉडीज से हासिल होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो हमें नॉन लिविंग सोर्सेज से हासिल होते हैं। अब वो नॉन लिविंग सोर्सेज कोई से भी हो सकते हैं, ठीक है। वो नॉन लिविंग सोर्सेज हमारे पास कोई से भी हो सकते हैं, ये हमारे पास मिनरल से हासिल होता है। अच्छा, उसके अलावा एक बहुत ही कॉमन नेम जो सिल्वर नाइट्रेट के लिए बाज़ औक़ात आप देखेंगे कि किताब में भी हमारे लिखा हुआ है, मुख्तलिफ जगहों पर इसको लिया जाता है, इसे कहा जाता है लूनर कॉस्टिक। लूनर कॉस्टिक। अब ये लूनर कॉस्टिक इसे क्यों कहा जाता है, इसके पीछे इसकी क्या मंतक है। देखिए, लूनर का मतलब होता है मून, लूनर का लफ्ज निकला है मून से, और कॉस्टिक का लफ्ज कॉस्टिक सोडा से निकला है जिसका मतलब होता है कोरोड। पुराने वक्तों में जो अल्केमिस्ट थे, उन अल्केमिस्ट्स का मानना था कि चूंकि सिल्वर हम चांदी को कहते हैं, ठीक है ना, जो ज्वेलरीज वगैरह बनाने में भी इस्तेमाल की जाती है। तो पुराने वक्तों के जो हमारे साइंटिस्ट थे, अल्केमिस्ट थे, उनका ये मानना था कि सिल्वर की अपीयरेंस यानी कि चांदी की अपीयरेंस चांद की तरह है, क्योंकि चांद भी हमारे पास सिल्वर जैसा नजर आता है। अगर चांद पे जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो जो हमें रात के वक्त चांद नजर आता है तो वो भी चमकीला सा एक सिल्वरी सा एक स्टार नजर आता है। तो इसलिए उसको जो सिल्वर को नाम दिया अल्केमिस्ट ने, वो उन्होंने इसको नाम दिया लूनर कॉस्टिक का। अच्छा, कॉस्टिक इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये भी अक्सर और बेशतर चीजों को कोरोड करता है। अच्छा, कैसे कोरोड करता है। सिल्वर तो एक ऐसा मेटल होता है जो कि नोबल मेटल है, यानी बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता, बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता, बट होता है। और इसको अक्सर और बेशतर हम कोरोजन की प्रिवेंशन की कोटिंग के लिए मेटल्स पर अप्लाई भी करते हैं। कोरोजन का टॉपिक आप पढ़ चुके हैं। कोरोजन की प्रिवेंशन टेक्निक पे हमने बहुत सारी टेक्निक्स को डिस्कस किया है, जिसमें गैल्वेनाइजेशन वगैरह भी है, उसमें एक मेटल की कोटिंग भी है, यानी कि एक ऐसा मेटल जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है उसके ऊपर ऐसे मेटल की कोटिंग कर दी जाती है जो लेस रिएक्टिव होता है। तो उससे क्या होता है, उससे हमारे पास जो हमारा मेटल होता है वो थोड़ा सा प्रिवेंट हो जाता है, वो बहुत ज्यादा जल्दी जंग आलूद नहीं होता। तो सिल्वर भी ऐसे मेटल्स का में शुमार है जो कि कोरोड नहीं होता। लेकिन ये जो कोरोड का लफ्ज है ना, ये सिल्वर के लिए नहीं है, ये सिल्वर नाइट्रेट कंपाउंड के लिए, ठीक है ना। सिल्वर नाइट्रेट को कहा जाता है लूनर कॉस्टिक क्योंकि इसकी अपीयरेंस चांद की तरह होती है और ये मेटल्स को कोरोड भी करता है, जंग आलूद भी करता है, इसलिए इसको लूनर कॉस्टिक का नाम साइंटिस्ट ने दिया। इसके बाद अगर हम इसकी प्रिपरेशन की बात करें कि इसे किस तरीके से बनाया जाता है सिल्वर नाइट्रेट को, तो सिल्वर नाइट्रेट को प्रिपेयर करने का जो तरीका है वो ये होता है कि हम सिल्वर को लेते हैं 3 मोलर सिल्वर और इसको हम कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में ऐड कर देते हैं। जब ये नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करता है तो हमारे पास एक कंपाउंड बनता है सिल्वर नाइट्रेट, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। 3 इक्वेशन बैलेंस हो गई, ठीक है। ये हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट प्रिपेयर हो गया। नाइट्रस ऑक्साइड गैस की सूरत में बनता है, ये लिबरेट हो जाता है, वाटर भी स्टीम फॉर्म में आता है, ये भी लिबरेट होता है। कुछ अगर इसकी मैं सिल्वर नाइट्रेट की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो सिल्वर नाइट्रेट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर, ये पानी में डिसॉल्व हो जाता है बड़ी आसानी से। उसके अलावा सिल्वर नाइट्रेट
सोल्यूबल होता है बहुत से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में भी। अच्छा, कौन से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये सोल्यूबल होता है? जैसे कि इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल में ये डिसॉल्व हो जाता है। एक और सॉल्वेंट हम कॉमनली यूज करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और वो है पैराडीन। तो ये दो इस तरह के केमिकल्स हैं जिसमें सिल्वर नाइट्रेट हमारे पास डिसॉल्व हो जाता है। इसके बाद अगर सिल्वर नाइट्रेट के कुछ यूजेस आपने देख लिए, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर इसकी मैं अब कुछ रिएक्शंस की बात करूं तो सिल्वर नाइट्रेट के रिएक्शंस की अगर आपसे बात की जाए तो सिल्वर नाइट्रेट को अगर हम 450 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं, अगर सिल्वर नाइट्रेट को 450 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है तो सिल्वर नाइट्रेट डिकम्पोज हो जाता है सिल्वर मेटल में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और इसके साथ ऑक्सीजन गैस। ये दो गैसेस बनती हैं हमारे पास, और ये सिल्वर हमारे पास सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। यानी कि सिल्वर नाइट्रेट की मदद से हम सिल्वर यानी कि चांदी को भी हासिल कर सकते हैं, या ये कह लें कि किया जाता है। ठीक है, इसके बाद एक और रिएक्शन जो सिल्वर नाइट्रेट से एसोसिएटेड है, सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो यहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? ये पॉजिटिव है इस कंपाउंड में, ये पॉजिटिव है इस कंपाउंड में, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें दो कंपाउंड्स अपने अपने पार्टनर्स को चेंज करते हैं। यानी ये इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के पास चला जाएगा तो हमारे पास क्या बनेगा? AgOH, और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के पास आ जाएगा तो हमारे पास क्या बनेगा? NaNO3। तो आप देख सकते हैं ये दोनों नेगेटिव और ये दोनों पॉजिटिव, ये कंपाउंड फॉर्म होगा, ये रिएक्शन होगा। क्या बना? सिल्वर नाइट्रेट ने जब रिएक्शन किया सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो सिल्वर हाइड्रोक्साइड बना और सोडियम नाइट्रेट बना। ठीक है। अच्छा, साथ ही ये जब सिल्वर हाइड्रोक्साइड बनता है तो ये सिल्वर हाइड्रोक्साइड हमारे पास बहुत ज्यादा स्टेबल कंपाउंड नहीं होता, ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है। तो ये सिल्वर हाइड्रोक्साइड मजीद डिकम्पोज हो जाता है, सिल्वर हाइड्रोक्साइड ऑटोमेटिकली डिकम्पोज होता है और ये डिकम्पोज होकर Ag2O और साथ में हाइड्रोजन और वाटर में टूट जाता है। अच्छा, ये जो Ag2O होता है ये कहलाता है, ये सिल्वर ऑक्साइड होता है, कंपाउंड इसका नाम सिल्वर ऑक्साइड, और इसका कलर डार्क ब्राउन होता है, कलर होता है डार्क ब्राउन। ये रिएक्शन अक्सर बेशतर हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स वगैरह के डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट वगैरह में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। सिल्वर नाइट्रेट के ये जो डार्क ब्राउन पीपीटीज जो आते हैं हमारे पास, टॉलरेंस टेस्ट हम जानते हैं इस चीज़ को, टॉलरेंस टेस्ट में इस तरह के रिएक्शन हो रहे होते हैं। इसके अलावा सिल्वर नाइट्रेट का जो अगला रिएक्शन है वो सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन है अमोनिया के साथ, NH3 के साथ। तो अगर सिल्वर नाइट्रेट के रिएक्शन किसके हवाले से बात की जाए तो सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन अमोनिया के साथ अगर करवाया जाए NH3 के साथ तो हमारे पास कंपाउंड बनता है AgNH3 ट्वाइस और यहाँ पे NO3, ये कंपाउंड बनता है। इस कंपाउंड का नाम है डाई अमाइन सिल्वर नाइट्रेट। एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में भी बताई गई है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एक ऐसा कंपाउंड होता है, बेसिकली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऐसे कंपाउंड को कहा जाता है जिसमें
ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स बहुत सारे लीगेंड्स और मुख्तलिफ एनाइंस के साथ या कैटाइंस के साथ जुड़ जाते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स टाइप का कंपाउंड बनाते हैं, मल्टी एटम्स कंपाउंड होता है, पॉली एटॉमिक कंपाउंड होते हैं। क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर वेकेंट ऑर्बिटल्स, एम्प्टी ऑर्बिटल्स की तादाद अच्छी खासी होती है, कसीर तादाद होती है, तो इस तरह के कंपाउंड्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ही पॉसिबल होते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कहते हैं। इसको इन सारी बातों को नोट कर लें। कुछ मजीद अगर बात सिल्वर नाइट्रेट के हवाले से की जाए तो सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल जो है, सिल्वर नाइट्रेट के कुछ और यूजेस अगर आपको बता दूं तो जिससे यहाँ पे बॉक्स बना के यहाँ पे लिख देता हूँ। सिल्वर नाइट्रेट हाथ वगैरह पर अगर पड़ जाता है, हमारे स्किन पर अगर सिल्वर नाइट्रेट लगता है तो ब्लैक स्पॉट्स बना देता है, ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं ऑन टचिंग स्किन। अगर ये हमारी स्किन से टकरा जाता है, ह्यूमन स्किन से, तो वहाँ पर जहाँ जहाँ सिल्वर नाइट्रेट लगा होता है वहाँ पर ब्लैक ब्लैक से धब्बे पड़ जाते हैं। जस्ट लाइक कोरोजन, एक स्पेसिफिक टाइप का केमिकल रिएक्शन होता है। कोरोजन का मतलब सिर्फ और सिर्फ जंग नहीं होता, कोरोजन का मतलब कोरोजन एक रिएक्शन है जो कि नॉन मेटल्स में भी होती है, मेटल्स में भी होती है, हर चीज़ पे कोरोजन हो सकती है। ठीक है, रस्टिंग वो फिनोमेना है जो सिर्फ मेटल्स के लिए एसोसिएट किया जाता है, जिसको हम जंग लगना कहते हैं। कोरोजन की टाइप है रस्टिंग। ठीक है, कोरोजन एक अलग ही फिनोमेना है। कोरोजन का मतलब ये नहीं होता जंग लगना। अक्सर इस चीज़ को लोग मिसकंसेप्ट करते हैं कि कोरोजन का मतलब जंग लगना होता है। नहीं, कोरोजन का मतलब जंग लगना नहीं होता। कोरोजन का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस का डिटोरिएट होना, किसी भी सब्सटेंस का डिकम्पोज हो जाना, टूट जाना विद केमिकल रिएक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट और एनीथिंग। ठीक है, कोरोजन का ये है। तो ये जो ब्लैक स्पॉट्स हमारे स्किन पर बनते हैं सिल्वर नाइट्रेट की वजह से, सिल्वर नाइट्रेट के लगने की वजह से, ये भी एक कोरोजन ही कहलाता है, यानी कि ये टाइप ऑफ कोरोजन रिएक्शन है। ठीक है ना। तो उसके अलावा सिल्वर नाइट्रेट का जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो हैलाइड आयंस की आइडेंटिफिकेशन वगैरह में किया जाता है। फर्स्ट ईयर में आपने प्रैक्टिकल किया होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयंस का एक प्रैक्टिकल था जिसके अंदर हम सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल करते थे। उसके लिए उसमें करते क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन 3 नेगेटिव आयंस के ऊपर हम सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं। तो क्लोरीन की सूरत में सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करके AgCl बनाता है, ब्रोमीन की सूरत में सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करके AgBr बनाता है, और आयोडीन की सूरत में AgNO3 रिएक्ट करके सिल्वर आयोडाइड बनाता है। तो ये होता है वाइट, इसके पीपीटीज होते हैं, ये येलोइश पीपीटीज होते हैं इसके, लाइट येलो पीपीटी, और ये डार्क येलो पीपीटीज आते हैं सिल्वर आयोडाइड के। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी सिल्वर नाइट्रेट के बारे में जिसे आप ध्यान से देख लीजिए और नोट कर लीजिए, फिर हम मज़ीद इसको आगे लेकर चलते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो अगला कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में, एक कंपाउंड हमने डिस्कस किया अभी, सिल्वर नाइट्रेट, और सिल्वर नाइट्रेट के बाद एक अगला कंपाउंड जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में से ही एक एलिमेंट का कंपाउंड है, दैट इज कॉपर सल्फेट। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने अभी पढ़ना है अब कॉपर सल्फेट को। तो देख लेते हैं कि कॉपर सल्फेट क्या होता है, कुछ इसकी पहले बुनियादी कुछ बातें कर लेते हैं कॉपर सल्फेट के हवाले से। कॉपर सल्फेट हमारे पास एक सॉल्ट होता है और इसका नाम होता है ब्लू विट्रियोल, इसको हम ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं। ब्लू कलर का ये सॉल्ट होता है। ठीक है, इसके साथ वाटर ऑफ हाइड्रेशन 5 मॉलिक्यूल्स होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ ये रिएक्शन में ही बता दूंगा आपको। अब अगर मैं इसके प्रिपरेशंस की बात करूं कि कॉपर सल्फेट को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, तो कॉपर सल्फेट को प्रिपेयर करने के जो तरीके हैं हमारे पास मुख्तलिफ, उनमें हम बारी बारी तरीकों को देख लेते हैं कि क्या तरीके हैं कॉपर सल्फेट को प्रिपेयर करने के। तो प्रिपेयर करने का पहला जो तरीका है कॉपर सल्फेट को, वो ये कि कॉपर लें, कॉपर के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड और साथ में ऑक्सीजन फ्री एयर, हवा में ये रिएक्शन करवाएं।
तो कॉपर सल्फेट बन जाता है। कॉपर यहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड के सल्फेट को निकाल के कॉपर सल्फेट बनाता है और यहाँ पर हमारे पास वाटर प्रोड्यूस हो जाता है। इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं, 2 और 2 ठीक है, इक्वेशन हमारे पास बैलेंस हो गई है। इसके बाद एक और तरीका जो इसको प्रिपेयर करने का है कॉपर सल्फेट को, वो ये है कि कॉपर ऑक्साइड लेकर अगर उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया जाए तो यहाँ पर भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। कॉपर सल्फेट के साथ बॉन्ड बना के कॉपर सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना देंगे। एक और तरीका जो इसको प्रिपेयर करने का होता है कॉपर सल्फेट को, वो ये होता है कि हम एक कंपाउंड ले लें कॉपर कार्बोनेट। बेटा जिंदगी भर याद रखिएगा कि दुनिया का कोई सा भी कार्बोनेट हो, जब उस कार्बोनेट पर एसिड डाला जाता है तो 2 चीजें लाजमी बनती हैं। एक होता ही है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये 2 चीजें लाजमी बनती हैं। एक और चीज बनती है, तीसरी चीज। वो तीसरी चीज क्या होती है? वो उस मेटल का सॉल्ट होता है जिसका मेटल कार्बोनेट होता है। जैसे यहाँ पे अभी मेटल कार्बोनेट कौन है? कॉपर का है ना, तो यहाँ पे सॉल्ट बनेगा कॉपर का। ठीक है, कॉपर का पॉजिटिव आयन आ गया। अब इसके साथ नेगेटिव लगेगा तभी सॉल्ट बनेगा। नेगेटिव कहाँ से लगेगा? नेगेटिव इसका लगेगा, एसिड का, तो कॉपर सल्फेट बन गया। ठीक है ना। तो दीज आर सम प्रिपरेटरी मेथड्स ऑफ कॉपर सल्फेट। आगे चलते हैं मजीद, अब कुछ कॉपर सल्फेट के रिएक्शंस देख लेते हैं। कॉपर सल्फेट के जो रिएक्शंस हैं हमारे पास, इनको देख लेते हैं। तो कॉपर सल्फेट की रिएक्शंस में पहला रिएक्शन, कॉपर सल्फेट अगर हाइड्रेटेड हम लेते हैं 5H2O और इसको हम हीट करते हैं, इसको हीट अप टिल जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है इसको 250 to 80 डिग्री सेल्सियस तक इसको हीट किया जाता है। इसको चेक कर लीजिएगा। तो ये कॉपर सल्फेट बनता है और साथ में 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स लिबरेट होते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज समझने वाली है, ये जो कॉपर सल्फेट आप देख रहे हैं ना 5H2O, ये होता है बेटा ब्लू कलर का, और ये जो कॉपर सल्फेट आप देख रहे हैं जिसमें वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं होता, ये होता है व्हाइट कलर का। ठीक है, इसे कहते हैं हम हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, और इसे कहते हैं एनहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। ये कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड है, यानी कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं, और वो अनहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड नहीं है। इसके अलावा जो हमारे पास एक और रिएक्शन है, अगर मैं कॉपर सल्फेट को रिएक्शन करा दूं पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो Cu2I2 पोटेशियम आयोडाइड नाम का एक कंपाउंड बनता है, साथ में KSO4 K2SO4 और फ्री आयोडीन, ये कंपाउंड बनता है हमारे पास। ठीक है, और इससे आयोडीन की लिबरेशन के लिए कॉपर का इस्तेमाल बहुत एक्सेसिवली किया जाता है। आयोडीन की एक्सट्रैक्शन के लिए, आयोडीन अगर कहीं हमारे पास कंपाउंड्स में मौजूद हो या सॉल्ट्स की सूरत में मौजूद हो, तो उसके लिए हम कॉपर का इस्तेमाल करते हुए फ्री आयोडीन हासिल कर सकते हैं। एक और रिएक्शन जो कॉपर सल्फेट कॉज करता है, अगर हम कॉपर सल्फेट का रिएक्शन अमोनिया के साथ करवा दें। अच्छा, अमोनिया जो है ना वो यहाँ पर स्मॉल क्वांटिटी में है। ठीक है, अमोनिया यहाँ पर स्मॉल क्वांटिटी में है, तो हमारे पास एक कंपाउंड बनता है कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और साथ में एक और कंपाउंड होता है अमोनियम सल्फेट। ये 2 कंपाउंड बनते हैं। अच्छा, कॉपर सल्फेट और अमोनिया के दरमियान ना 2 रिएक्शंस क्रिएट होते हैं, एक रिएक्शन नहीं होता, 2 होते हैं। डिपेंड करता है इसमें अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन और अमोनिया की अमाउंट के ऊपर। अच्छा, दूसरा रिएक्शन क्या होता है इसके अंदर? दूसरा रिएक्शन ये होता है कि अगर मैं कॉपर सल्फेट का रिएक्शन अमोनिया से करवा दूं। अच्छा, अब ये जो अमोनिया है ना ये एक्सिस में है। ठीक है, ये अमोनिया एक्सिस में है मेरे पास, तो एक्सिस में जो ये अमोनिया मेरे पास मौजूद है, इससे जब ये रिएक्शन होता है तो मेरे पास कंपाउंड बनता है CuNH3
सल्फेट, इसे हम कहते हैं, इस कंपाउंड का नाम होता है टेट्रा अमाइन कॉपर 2 सल्फेट। अब इन दोनों में फर्क क्या है? होता यह है कि हम ब्लू कॉपर सल्फेट, अच्छा ये तीनों ही रिएक्शंस में ब्लू कॉपर सल्फेट हो रहे हैं। वाटर मॉलिक्यूल हमने यहाँ लिखे नहीं है, लेकिन रिएक्शन में जो इस्तेमाल करते हैं वो हम ब्लू वाले ही करते हैं, व्हाइट वाले नहीं करते। कोई ये ना समझे कि मैंने व्हाइट वाले कॉपर सल्फेट को इस्तेमाल किया है। अमूमी तौर पे वाटर ऑफ हाइड्रेशन या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होती है ये हम लिखते नहीं है फॉर्मूला में रिएक्शन में। तो यहाँ पर हमने ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट लिया, उसका जो अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं तो कॉपर हाइड्रोक्साइड जो ये बनता है ना, ये पेल ब्लू जिलेटिनस पीपीटी देता है, यानी चमकीली सी गदली सी ब्लू कलर की पीपीटीज देता है। ठीक है, गदली सी है, जैसे मतलब हम कह सकते हैं कि जर्दी मिला दे पानी के अंदर तो एक अजीब गदला सा एक फॉर्मेशन वाइट, मतलब अंडे की सफेदी और पानी को मिक्स करें, शेक करें तो एक अजीब गदली सी पीपीटीज बनती है। वैसी गदला सा कलर होता है, लेकिन गदली सी होती है, लेकिन उसका जो कलर होता है वो पेल ब्लू होता है। दूसरा वाला जो आप रिएक्शन देख रहे हैं, इसमें टेट्रामाइन जो कॉपर 2 सल्फेट, ये जो कंपाउंड बन रहा है टेट्रामाइन कॉपर 2 सल्फेट, ये डार्क ब्लू कलर शो करता है। अच्छा, कॉपर सल्फेट का कलर, ये वाला जो कॉपर सल्फेट होता है इसका कलर होता है ब्राइट ब्लू। जब ये रिएक्शन होता है तो ब्लू जिलेटिनस पीपीटीज आते हैं, और इसी तरीके से टेट्रामाइन कॉपर 2 सल्फेट जब बनता है तो इसका कलर होता है डार्क ब्लू। ठीक है, कॉपर पॉजिटिव 2 आयन का कलर ना हमेशा ब्लू कलर का होता है। अब उसमें वेरिएशन आ सकती है, कहीं पर वो कलर लाइट हो सकता है, कहीं पर वो कलर डार्क हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन के कॉपर के साथ और कौन से रिएजेंट्स एडेड है और कौन से कंपाउंड्स उसके साथ मजीद बन रहे हैं। लेकिन बेसिक जो चीज है वो यही कि कॉपर पॉजिटिव 2 हमेशा ब्लू कलर का होता है। कॉपर सल्फेट वाटर सोल्यूबल होता है। ठीक है, अब हम इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस को एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूं मैं आपसे कॉपर सल्फेट के फिजिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस। कॉपर सल्फेट वाटर सोल्यूबल होता है। कॉपर सल्फेट ओडोरलेस होता है, इसकी कोई खास स्मेल नहीं होती। कॉपर सल्फेट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, यानी कि क्रिस्टलाइन सॉल्ट होता है। ठीक है, इसी के साथ कॉपर सल्फेट क्रिस्टलाइन सॉल्ट होता है। और अब इसके अगर कुछ यूजेस की बात की जाए कॉपर सल्फेट की, तो कॉपर सल्फेट फंजीसाइड के तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी कि कहीं फंजाई अगर लग जाती है, बैक्टीरियल फंजाई वगैरह, तो उसको किल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं फंजीसाइड के तौर पर। उसके अलावा कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल बेटा कैटलिस्ट के तौर पर भी होता है। बहुत सारे रिएक्शंस में कॉपर सल्फेट हम कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कॉपर सल्फेट कलरिंग एजेंट के तौर पर भी यूज होता है। कॉपर सल्फेट का कलर जो है वो ब्लू कलर का होता है, तो कॉपर सल्फेट बहुत ऐसी जगहों पर जहाँ पे हमें ब्लू कलर चाहिए होता है, टेक्सटाइल मिल्स में, ग्लास में, सिरामिक इंडस्ट्री में, वहां पर हम कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल एज कलरिंग एजेंट भी करते हैं। उसके अलावा कॉपर सल्फेट हम पेरिस ग्रीन बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये पेरिस ग्रीन क्या होता है? पेरिस ग्रीन हमारे पास एक तरह का इंसेक्टिसाइड होता है, और इसका इस्तेमाल जो है ना वो मॉस्किटो लार्वा को किल करने के लिए होता है। मॉस्किटो लार्वा को किल करने के लिए होता है, जो अमूमी तौर पर मलेरिया के जो मच्छर, मलेरिया फैलाने वाले जो मच्छर होते हैं ना, उनके जो लार्वाज होते हैं उनको मारने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और पेरिस ग्रीन एक अच्छा इंसेक्टिसाइड होता है, सिर्फ मॉस्किटो लार्वा पर ही नहीं बल्कि और भी अलग अलग दूसरे इंसेक्ट्स पर इसका असर होता है। उसके अलावा कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल मेडिसिन में भी किया जाता है अप टू सम एक्सटेंट। कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी किया जाता है। इसी चैप्टर 9 में और फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग को। कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल जो है वो हेयर डाइज वगैरह बनाने में भी किया जाता है। ये कुछ यूजेस हैं कॉपर सल्फेट के। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। कॉपर सल्फेट हमारा कंप्लीट हो गया, सिल्वर नाइट्रेट हमारा कंप्लीट हो गया। किसी स्टूडेंट को मजीद कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है। थैंक यू।